नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है ये किसका अंग होता है? कार्यपालिका का अंग होता है। और कार्यपालिका के जो दो अंग हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में जो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल रूप से अपने समाज में, अपने देश में देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है, कौन प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है, किस तरीके से लोकसभा के चुनाव होते हैं और बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की देश के संदर्भ में क्या शक्तियां होती हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, उसकी कार्यकाल क्या होता है, उसका वेतन भत्ता क्या होता है, आज हम इन बिंदुओं पर यहाँ मुख्यतः चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, या वहाँ से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पॉइंट्स पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट तैयार किया है कि किस फॉर्मेट में आज हम भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप भी इसे अपने कॉपी में मेंशन कर लेना इसी तरीके से कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका परिचय क्या है। ठीक है, परिचय के बाद में इसकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे करता है। दूसरा, इसको शपथ कौन दिलाता है। तीसरा, इसकी पदावधि क्या होती है। और उसके बाद में देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं। और इसकी शक्तियों को भी कई भागों में विभाजित कर लिया है एक बार। और पहली कौन सी आपकी मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या क्या पावर्स हैं, उसके कौन कौन से कार्य हैं जो मंत्री परिषद के संबंध में होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के संबंध में या राष्ट्रपति के संदर्भ में उसकी शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। तीसरा, संसद के संदर्भ में उसकी पावर्स क्या हैं। और इन तीनों के अलावा जो पावर्स या जो कार्य उसके रह जाएंगे उनको अन्य शक्तियों के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इसके परिचय की बात करते हैं। तो चलिए, परिचय में क्या आता है। जैसे हम लोगों को पता है कि भारत में जो संसदीय स्वरूप यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ये कहां से अपनाया गया है? ब्रिटेन से अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली में कहां से अपनाई है अपन ने? ब्रिटेन से ली है। और ब्रिटेन से ली है तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली चलती है, तो वहां पर दो प्रमुख होते हैं। दो प्रमुख कौन से? एक तो औपचारिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख, और एक वास्तविक प्रमुख जिसे हम सरकार का नेता कहते हैं या सरकार का प्रमुख कहते हैं। तो ये सिस्टम भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलने के कारण वहां पर राष्ट्रपति क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन भारत और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक प्रमुख होता है देश का, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो देखिए, वास्तविक शासन प्रणाली में तो क्या होगा? नाम मात्र का प्रमुख, या इसे ही हम कहते हैं कि औपचारिक प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। ठीक है, तो वास्तविक जो प्रमुख होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकार का प्रमुख या सरकार का नेता। क्या बोलेंगे? सरकार का प्रधान। तो भारत में या ब्रिटेन में जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जबकि अमेरिका में जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति वहां वास्तविक प्रमुख है, सारी शक्तियां वहां राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? वहां कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख हो गया। वास्तविक प्रमुख होने के नाते उसको यह अधिकार है कि वो किस व्यक्ति को मंत्री पद पर चयनित करे, किसको नहीं करे। लेकिन भारत में ये नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन ये अधिकार इसको भी है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में इतना सा अंतर है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये राज्य का प्रमुख होता है, ना कि सरकार का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होगा? राज्य का प्रमुख होगा।
तो इन दोनों के लिए कुछ तकनीकी शब्दावलियां हैं। अगर हम इसको बोलें तो हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के प्रधान को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जबकि राज्य के प्रमुख को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद लिया था हमने, वो भी ब्रिटेन से ग्रहण किया है। वहां के राजशाही परंपरा से प्रेरित होकर के हमने क्या लिया? अपने भारत के राष्ट्रपति का पद लिया। लेकिन इन दोनों में इतना सा अंतर है कि ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है नाम मात्र का प्रमुख है, जिसे बोल सकते हैं कि जो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख जिसे सम्राट कहा जाता है, वो वंशानुगत होता है। जबकि भारत का जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है वो निर्वाचित होता है हर 5 वर्ष में। तो इनके लिए कुछ तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, राज्य के प्रमुख के लिए अर्थात राष्ट्रपति के लिए, तो राज्य का प्रमुख कौन हो गया? यहां पर राष्ट्रपति हो गया। यहां अगर आप लोगों को दिख रहा होगा राष्ट्रपति। जबकि सरकार का प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री। तो सारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियां निहित होंगी। जबकि नाम मात्र की शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। तो राष्ट्रपति के लिए कुछ तकनीकी शब्दावलियां हैं। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है डी ज्यूरे। क्या यूज किया जाता है? डी ज्यूरे। और डी ज्यूरे का मतलब होता है कि ये औपचारिक प्रमुख है। अगर हम तकनीकी शब्दावली में देखते हैं कि राज्य के प्रमुख के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? डी ज्यूरे। जबकि सरकार के प्रधान के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? डी फैक्टो। यानी कि फैक्चुअल शक्ति किसके हाथ में है? वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? अगर आपको इनको याद करना है तो डी फैक्टो का मतलब वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में हैं? प्रधानमंत्री के। और डी ज्यूरे का मतलब कि नाम मात्र की शक्तियां किसके हाथ में हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? परिचय हो गया। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो भारतीय संविधान में कहां से आया, तो आप बेझिझक बताइए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से स्वीकार किया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से ही प्रधानमंत्री का पद निकल करके आया है। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का जो वास्तविक मुखिया होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और ब्रिटेन में जो वास्तविक पावर्स है वो किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। और भारत में भी किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। दूसरा पॉइंट आता है अपना नियुक्ति को लेकर के। आप इसको या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या ये नियुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। इस क्वेश्चन यहां इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। एक बार बताइए, प्रधानमंत्री होता है, ये तो मेरा सवाल है। ऑप्शन ए निर्वाचित, ऑप्शन बी मनोनीत, ऑप्शन सी चयनित, ऑप्शन डी नियुक्त। इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के कि भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है या चयनित होता है या नियुक्त होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट रहेगा और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। अगर अच्छे से समझ जाओगे तो सही से आंसर भी आ जाएगा आपका। तो देखिए, अब इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों, वो है आपका 75, आर्टिकल 75। और आर्टिकल 74 में या अनुच्छेद 74 में जो उल्लेख किया गया है वो ये किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में क्या दे रखा है, इसके 2 पार्ट हैं, हम दोनों पार्टों को अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। एक तो अनुच्छेद 75(1) 75(1) और एक 75 का क्लॉज 2।
तो क्लॉज 1 में दे रखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहला तो क्या है इसकी नियुक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यह किस में लिखा हुआ है? 75(1) में ही। दूसरा शब्द क्या है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कैसे करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों का नाम मंत्री पद के लिए राष्ट्रपति को सुझाएगा, राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्री बना देगा या मंत्री पद की शपथ दिलाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? तो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके बाद में एक सब क्लॉज आ रहा है 2, और सब क्लॉज 2 में ही क्या लिखा हुआ है? ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वाला लिखा है। पहले में तो अगर 75 की पूरी भाषा की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 की पूरी भाषा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। लेकिन अगर इसी शब्द को हम यहां तोड़ के रख देते हैं, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। 75(1) में तो केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और 75(2) में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आप समझ गए होंगे इसकी नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और मेरे साथ साथ ही नोट करते जाना ताकि एक भी पॉइंट आपका यहां से नहीं छूटे। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ जाओगे एक बार तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब बात आती है कि जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, क्या ये किसी भी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर देता है या इसके लिए कोई सिस्टम है संसदीय परंपरा के अनुसार? देखिए, संसदीय परंपरा ये कहती है कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त, जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि जिस दल ने लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं, उसके नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इस आधार पर क्या हो गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे और अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकता है। ठीक है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। अब यहां देखते हैं, तो ये किसको बनाएगा? लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब एक बात आती है कि चलिए ये तो एक औपचारिक सी बात हो गई कि जिस दल को बहुमत मिला हुआ है उस दल के नेता को क्या कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो भारत में कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वर्तमान में उनकी संख्या लगभग 8 है। ठीक है, कितनी है? 8। तो 8 पार्टियां अगर चुनाव लड़ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि उन पार्टियों में से सबको बहुमत प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि एक भी पार्टी को बहुमत प्राप्त न हो, तब राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? अब राष्ट्रपति के सामने यह समस्या आ जाती है। तो मैं इसके लिए इसको मिटा रहा हूं एक बार ताकि पूरा सिस्टम आपकी समझ में आ जाए। देखिए, इसकी नियुक्ति से संबंधित मैं यहाँ कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से आप समझ जाओगे कि और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। देखो, पहला होता है कि सामान्यतः जो प्रक्रिया चलती है, तो सामान्यतः में क्या होता है कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, किसमें? लोकसभा में,
बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये तो चलती है सामान्य परंपरा। जैसे मोदी जी 2014 में भारी बहुमत से विजयी हुए, 2019 के चुनावों में भी बहुमत से विजयी हुए, तो इनको क्या कर दिया? सबसे बड़े दल के नेता थे, इसलिए इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कई बार समस्या ये हो जाती है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, और जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तब क्या होगा? एक सवाल ये आ गया, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब क्या किया जाएगा? तो देखिए, ऐसे स्तर पर राष्ट्रपति क्या करता है? अपने विवेक का प्रयोग करता है, और राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके किस व्यक्ति को चुनेगा, सवाल यहां आता है। तो देखिए, राष्ट्रपति यहां अपने विवेक का प्रयोग करेगा और यह देखेगा कि जो गठबंधन का दल है, यानी कि कई पार्टियां क्या करती हैं? आपस में मिलकर के गठबंधन बना लेती हैं, और जब गठबंधन बनाने के बाद में वो दल बड़ा दल बन जाता है, तो गठबंधन के जो नेता होते हैं या गठबंधन दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गठबंधन के नेता को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और शर्त क्या है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है उसको 1 महीने के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा? सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। क्या करना होगा? सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर वो 1 महीने में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो वो प्रधानमंत्री का पद उसको छोड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान किसमें है? संविधान में है। लेकिन यहां सामान्यतः क्या होता है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो क्या इसको भी विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, सामान्यतः जो औपचारिक प्रक्रिया चलती है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो इसको विश्वास मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर कोई गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसको 1 महीने के भीतर भीतर सदन में क्या करना पड़ता है? अपना विश्वास हासिल करना पड़ता है। अगर उसको विश्वास हासिल हो जाता है तो वो आगे के लिए प्रधानमंत्री बना रहता है, अन्यथा वो अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ेगा और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे करके पद त्याग देगा। एक सवाल आता है कि मान लीजिए अचानक से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाए, मृत्यु हो जाए, और अचानक प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, तब क्या होगा? इसको समझने से पहले इसका हम 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आ सके। देखो, ऐसी समस्या आई थी सबसे पहले कि क्या हुआ था? पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। तो 1952 से लेकर के 1977 तक एक ही पार्टी की सरकार रही और वो पार्टी थी आपकी कांग्रेस, तो कोई भी समस्या नहीं आई। लेकिन जब 77 में जनता पार्टी की सरकार जीत करके आई और जब जनता पार्टी जीती तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो 1979 में भी जनता पार्टी की सरकार गिर गई। अब 1979 में पहली बार यह समस्या उत्पन्न हुई कि अब किस उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो देखिए 1979 में उस समय जो प्रेसिडेंट थे आपके वो थे नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी ने क्या किया कि उस समय एक गठबंधन बना था, एक दल बना था, सबसे बड़ा दल जिसे हम गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन के दल के नेता को क्या किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और प्रधानमंत्री नियुक्त किया था तो वो व्यक्ति कौन थे? पीएम के पद पर नियुक्त होने वाले चौधरी चरण सिंह थे। तो चौधरी चरण सिंह गठबंधन के आधार पर बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये सदन में अपना विश्वास हासिल नहीं कर पाए तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। बात समझ में आ रही है यहां तक? पहली समस्या कब उत्पन्न हुई इस तरीके की? 1979 में।
जब जनता पार्टी का पतन हो गया और जनता पार्टी के पतन होने के बाद में नीलम संजीव रेड्डी के सामने ये सवाल उठा, तो नीलम संजीव रेड्डी ने क्या किया कि जो गठबंधन का दल था उस गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और उस समय गठबंधन के नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। और चौधरी चरण सिंह ने 1 महीने में अपना विश्वास ही नहीं हासिल कर पाया। अर्थात ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को कभी भी लोकसभा भेजा ही नहीं। बात समझ में आ रही है यहां तक? दूसरी चीज अब आती है, अचानक से अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा। अब देखिए, इसका पहले मैं एक एग्जांपल सुनाता हूं। 1984 की घटना आप सभी लोगों को याद होगी, जब सिखों ने, या कहते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद में अब सबसे बड़ा सवाल था कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह के सामने नाम सुझाया गया किसका? राजीव गांधी का। और ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी के नाम को अनदेखा कर दिया। अनदेखा इसलिए कर दिया क्योंकि जो राजीव गांधी थे उनको कांग्रेस की जो सर्व संसदीय दल होता है कांग्रेस का, उस संसदीय दल ने उनको सर्वसम्मति से नहीं चुना था, इसलिए ज्ञानी जैल सिंह ने उनके नाम को हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से राजीव गांधी को अपना नेता चुना, और अपना नेता चुनने के बाद में उनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। कब? अब देखिए, अब अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति या क्या करेगा? सत्ताधारी दल के नए नेता को, पुराना तो मर ही गया, जिस पार्टी की सरकार थी, सत्ताधारी दल के नए नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हैं 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और इसके बाद में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो राजीव गांधी को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से पहले अपना नेता चुना था। तब जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे आपके? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया? इनको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति ना तो वो संसद के निम्न सदन का सदस्य है ना ही उच्च सदन का सदस्य है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो इसके ऊपर एक निर्णय आया। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, एक एक पॉइंट दोस्तों मैं यहां क्लियर कर दूंगा। जितने भी सवाल स्टूडेंट्स के मन में होते हैं वो सारे सवालों के जवाब मैं यहां दूंगा, ताकि आपका एक भी डाउट प्रधानमंत्री से रिलेटेड मन में न रह जाए। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप वहां भी नहीं पूछना चाहते तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से मैसेज करके हमसे वो अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब तुरंत के तुरंत दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, दूसरी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो वो निम्न सदन का सदस्य है यानी कि लोकसभा का, और ना ही उच्च सदन का सदस्य है, तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो देखिए, इसके लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने तक, क्या 6 महीने तक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस 6 महीने के बाद में क्या करना पड़ेगा? उसको इन दोनों सदनों में से यानी कि 6 माह के भीतर 6 माह के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी।
बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखिए, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो प्रधानमंत्री होता है वो संविधान के अगर अनुसार देखा जाए, संसदीय परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए, तो संसदीय परंपरा के अनुसार जो प्रधानमंत्री बनेगा, मैं यहाँ नोट ही कर देता हूँ आपका एक बार, ताकि दिमाग में एक बार स्थायी हो जाए। जो प्रधानमंत्री होता है वो संसदीय परंपरा के अनुसार, अगर हम अपने संविधान के अनुसार देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, और एक होता है संसदीय परंपरा, यानी कि ब्रिटेन में जो परंपरा चलती है उसके हिसाब से। देखिए, संसदीय परंपरा तो ये कहती है कि वो व्यक्ति निम्न सदन का होना चाहिए जिसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाना है। और निम्न सदन क्या है? वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, और भारत में निम्न सदन क्या है? लोकसभा है। लेकिन भारतीय संविधान ये कहता है कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और दोनों सदनों में से कौन कौन से? चाहे तो वो व्यक्ति लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। अब कई एग्जाम्पल्स भी आपके सामने आए होंगे। तो निम्न सदन वाली जो परंपरा है ये कहाँ चलती है? ब्रिटेन में चलती है, क्योंकि ब्रिटेन में केवल हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या है वहाँ के सदन का नाम? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जबकि ये जो परंपरा है ये कहाँ चल रही है? भारत में चलती है। तो भारत में व्यक्ति चाहे निम्न सदन का हो या उच्च सदन का हो, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अगर हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं कि लोकसभा से तो आमतौर पर बनता ही बनता है, कि राज्यसभा से भारत में कितनी बार कितने लोगों को प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। देखिए, 1966 में जब क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, तो इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा की सांसद थी, और इंदिरा गांधी को उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 1966 में इंदिरा गांधी राज्यसभा की सांसद थी, और इसलिए इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद में जो अगले प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, तो 1996 में एच.डी. देवगौड़ा भी क्या थे? इसके जस्ट 30 साल बाद वो भी राज्यसभा के सांसद थे। इनको भी प्रधानमंत्री बना दिया गया। और 2004 में और 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह निम्न सदन के सदस्य नहीं थे जबकि उच्च सदन के सदस्य थे। फिर भी ये क्या रहे? 10 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये कौन से सदन के सदस्य थे? उच्च सदन के, यानी कि राज्यसभा के सदस्य थे। और राज्यसभा के सदस्य होते हुए इन्होंने क्या किया? अपना प्रधानमंत्रित्व काल पूरा किया। बात यहां तक समझ में आ गई? देखिए, कितने सवाल बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम कितने माह तक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? 6 महीने तक बनाया जा सकता है। अगर 6 महीने में वो संसद के किसी भी सदन की, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करे, चाहे तो वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या निम्न सदन यानी कि लोकसभा का सदस्य हो सकता है। तो 6 महीने में अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है, मेंबर बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तो वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर नहीं बनता है तो उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, और त्याग पत्र प्रधानमंत्री हमेशा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और जैसे ही वो त्याग पत्र देगा तो प्रधानमंत्री अगर यहाँ नहीं है, और प्रधानमंत्री अगर नहीं होता, तो उसकी जो मंत्री परिषद गठित की जाती है वो मंत्री परिषद भी अपने आप क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है। बात यहां तक समझ में आ गई? और कई हो सकता है यहां से भी आपसे सवाल पूछ रहे कि बताइए भारत में ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो उच्च सदन के सदस्य थे? तो 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में एच.डी. देवगौड़ा, और 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद होते हुए भी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने वाला जो निर्णय दिया था, ये कब दिया था? 1997 में दिया था। और इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है। यहाँ केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को मंत्री भी बनाया जाता है
तो मंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो 6 महीने वो किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन शर्त इतनी है कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है तो वो 6 महीने के भीतर भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करे, बस, और कोई शर्त नहीं है। अगर वो 6 महीने में सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो अपने मंत्री पद पर बना रहेगा, और अगर नहीं करता है तो उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब आगे जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है शपथ का, कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। चलिए देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, बस आसान सा सवाल है, याद रखना कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। बस इतना सा ही आपको इसमें याद रखना है। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पदावधि वाला। तो देख लेते हैं इसकी पदावधि को भी। ये आप याद रखना, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसकी पदावधि में कुछ पॉइंटों को उल्लेख करेंगे हम लोग। पहला तो ये है कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति का जब मन करेगा तब उसको उसके पद से हटा देगा, ऐसा नहीं है। तो अब सवाल आता है कि वो उसको कब हटाएगा, यानी कि किन परिस्थितियों में हटाएगा। तो याद रखना कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, और लोकसभा में बहुमत खो देगा तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसको उसके पद से हटा देता है। जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तब राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देगा, या वो प्रधानमंत्री स्वयं ही राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देगा और प्रधानमंत्री पद छोड़ देगा। दूसरी बात आती है कि सामान्यतः जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कि 5 वर्ष तक वो क्या बना रहेगा? अपने पद पर बना रहेगा। अगर वो 5 वर्ष से पहले या अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो क्या करेगा? इससे पहले वो अगर छोड़ना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र देगा, और जैसे ही वो अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के बाद में वो अपना पद त्याग सकता है। अब प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। अब राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप दिया तो जैसे ही ये अपना पद छोड़ेगा तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। इसको एक तरह से याद रखना कि अगर प्रधानमंत्री बीमार हो गया तो मंत्रिपरिषद भी बीमार हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, या उसकी अचानक मृत्यु हो गई, या ये कह सकते हैं कि उसको राष्ट्रपति ने हटा दिया, या लोकसभा में उसने अपना बहुमत खो दिया, तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चलती है, वो अपने आप बर्खास्त हो जाती है। इस बात को आप याद रखना। दूसरी बात आती है कि यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा, और जैसे इसका निधन होगा तो पूरी मंत्रिपरिषद यहां बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट अपना क्या है कि प्रधानमंत्री को जो वेतन दिया जाता है वो प्रधानमंत्री के रूप में न दे करके किसके रूप में दिया जाता है? संसद सदस्य के रूप में दिया जाता है। ये बात भी आप याद रखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था।
उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट पॉइंट इसमें बचा है वो है प्रधानमंत्री की शक्तियां, पावर्स। इनको अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।